जो औरत तुम्हें रात के जंगल में दिखे वो जरूरी नहीं औरत हो। केरला के घने नारियल के जंगल जहाँ हवा भी धीरे चलती है और रात के बाद हवा को भी इजाजत नहीं होती बोलने की। यहाँ लोग कहते हैं रात के वक्त किसी रास्ते पर तुम्हें अगर प्यारी सी हल्की सी आवाज सुनाई दे और तुम मुड़कर देखो तो बस एक ही चीज याद रखना, उसकी आंखों में ज्यादा देर तक मत देखना, क्योंकि जो तुम्हें बुला रहा है वो तुम्हें अपने पास नहीं अपने अंदर ले जाना चाहती है। आज की कहानी किसी एक जंगल की नहीं, किसी एक गांव की नहीं, आज हम बात करेंगे यक्षिनी की। यक्षिनी का नाम सुनते ही लोग अक्सर एक ही तस्वीर सोचते हैं, एक खूबसूरत औरत, लंबे खुले बाल, पायल की हल्की सी आवाज और एक मुस्कान जो रात के अंधेरे में भी साफ दिख जाए। लेकिन यक्षिनी सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं है। यक्षिनी एक चेहरा नहीं है, एक कहानी, एक ऐसी कहानी जहाँ खूबसूरती एक जाल होती है और अट्रैक्शन एक हथियार। इंडियन फोकलोर में जब यक्षिनी का जिक्र होता है तो उससे सिर्फ भयानक आत्मा की तरह याद नहीं किया जाता, उसे एक वार्निंग की तरह याद किया जाता है। वार्निंग उन लोगों के लिए जो रात के वक्त सिर्फ बाहर के अंधेरे से नहीं अपने अंदर के अंधेरे से भी समझौता कर लेते हैं। यक्षिनी कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं होती। यक्षिनी बनना एक प्रोसेस होता है, एक इंसान का टूटना, उसका धोखा खा जाना, उसका अपमान, उसका दर्द और फिर उस दर्द का किसी और चीज में बदल जाना। कुछ कहानियों में कहा जाता है यक्षिनी पहले एक नॉर्मल औरत थी, किसी की बेटी, किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी, पर जब उसे इंसाफ नहीं मिला और जब उसकी आवाज दबा दी गई और जब उसका अंत सिर्फ शरीर का हुआ पर उसका दर्द रह गया, तो वही दर्द यक्षिनी का जन्म देती है। इसलिए यक्षिनी सीधा हमला नहीं करती, वो भागती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, वो बुलाती है और जो बुलावा उसका समझ नहीं पाता वो खुद चलकर उसके पास पहुंच जाता है। यक्षिनी का जिक्र ज्यादातर रात के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि रात के वक्त इंसान का डर कम होता है और उसकी कमजोरी ज्यादा। रात में नजर धोखा दे सकती है, दिमाग कहानी बना सकता है और दिल गलत फैसले ले सकता है। और यक्षिनी सिर्फ इसी एक पल का इंतजार करती है। आज भी केरला के कोकोनट ग्रूव्स में, कनकन के जंगल रास्तों पर और कर्नाटका के सुनसान इलाकों में लोग कहते हैं वो दिखती है पर होती नहीं। सवाल सिर्फ एक है, यक्षिनी सिर्फ एक कहानी है या फिर एक ऐसी सच्चाई जो हर उस जगह जिंदा हो जाती है जहाँ इंसाफ मरा हो? और आज हम सिर्फ यक्षिनी को कहानी की तरह नहीं बल्कि उसके ओरिजिन, उसके रूल्स और उन लोगों के एक्सपीरियंस के जरिए समझेंगे जो कह के गए हमने उसे देखा था और हम जिंदा बच गए। इंडियन माइथोलॉजी में यक्ष और यक्षिनी का कॉन्सेप्ट देवता या राक्षस से अलग माना जाता है। यक्ष कोई भगवान नहीं थे और ना ही वो शैतान थे। यक्ष को माना जाता है प्रकृति के रक्षक के रूप में। जंगल, नदी, पेड़, पहाड़, जमीन के खजाने, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। यक्ष और यक्षिनी हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करते थे, मेल और फीमेल के एनर्जी के रूप में। यक्षिनी का मतलब था प्रकृति की नर्चरिंग फोर्स। वो लोगों को डराने के लिए नहीं थी, वो लोगों को बैलेंस में रखने के लिए थी। एंशिएंट फोक बिलीफ के मुताबिक जब कोई जगह जैसे जंगल का एक हिस्सा या नदी के पास वाले इलाके लोगों के लिए डेंजरस हो जाता था तो वहाँ कहा जाता था यहाँ यक्षिनी का वास है। इसका मतलब भूल जाते हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं था कि वो जगह श्रापित है, इसका मतलब ये था प्रकृति यहाँ कंट्रोल मांग रही है। इसलिए यक्षिनी को शुरू में खूबसूरत माना गया। सुंदरता मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट मतलब बाउंड्रीज। यक्षिनी का रोल था लोगों को याद दिलाना कि हर जगह तुम्हारी नहीं होती। रात का जंगल, सुनसान रास्ते, गहरी नदी के किनारे, ये सब ह्यूमन टेरिटरी नहीं माने जाते थे और जो इंसान इस बाउंड्री को तोड़ता था लोग कहते थे उसे यक्षिनी ने रोका। यहाँ तक यक्षिनी सिर्फ एक गार्जियन थी, ना खूनी, ना भयानक, ना कोई शिकार करने वाली। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक ओरिजिन है। असली कहानी तब शुरू होती है जब गार्जियन के साथ इंसान गलत करता है और वहीं से यक्षिनी का रूप बदलना शुरू हो गया। लोक कथाओं में कहा जाता है यक्षिनी एक ही रात में भयानक नहीं बनी। ये कोई सडन कर्स नहीं था, ये एक प्रोसेस था, एक ऐसी जर्नी जहाँ एक औरत पहले टूटी, फिर भूली गई और फिर कुछ और बन गई। जब किसी यक्षिनी के साथ अन्याय होता था तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता था लेकिन उसकी आत्मा कहीं अटक जाती थी। वो अटकी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे मरना था, वो अटकी इसलिए थी क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। एंशिएंट बिलीफ के मुताबिक जब किसी स्त्री की मौत भय, धोखे या अपमान के साथ होती है तो उसकी चेतना
चेतना दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा चला जाता है प्रकृति के साथ और दूसरा हिस्सा रह जाता है उस जगह पर, उस रात के साथ, उस जगह के साथ। इसी टूटे हुए हिस्सों को लोक कथाओं में कहा गया है भयानक यक्षिणी का जन्म। ये नई यक्षिणी प्रकृति की रक्षक नहीं होती, वो इंसानों से अलग सोचती है। उसके लिए दुनिया अब ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, उसके लिए सिर्फ एक चीज होती है, बैलेंस। और बैलेंस के लिए वो वही चीज यूज करती है जिसे उसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था, डिजायर, लालच और हवस। लोक कथाओं में माना जाता है जब यक्षिणी का मान टूटता है तो उसकी सुंदरता हथियार बन जाती है। उसका रूप अब मोह नहीं होता, वो जाल होता है। रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच सुनसान रास्तों पर यक्षिणी दिखाई इसलिए नहीं देती कि वो दिखाना चाहती है, वो दिखाई इसलिए देती है क्योंकि वो जानती है कौन रुकेगा। जो आंख झुकाकर निकल जाए वो उसका शिकार नहीं होता, पर जो पल भर के लिए भी रुका, जो अपने मन के अंधेरे पर भरोसा कर बैठा, यक्षिणी वहीं से उसको चुनती है। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि यक्षिणी का रूप पहले नहीं दिखता, अगर दिखा तो समझ लेना कि खेल खत्म हो चुका है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम चरण होता है, एक रक्षक से शिकार बनने तक का सफर। और इसीलिए यक्षिणी की कहानी सिर्फ हॉरर नहीं होती, वो एक वार्निंग होती है इस बात की कि जब किसी के साथ अन्याय होता है और दुनिया चुप रहती है तो कभी कभी प्रकृति खुद जवाब देती है, और उस जवाब का नाम होता है यक्षिणी। केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के पास एक इलाका आता है जिसका नाम है वजियोरा। ये कोई टूरिस्ट मैप पर मार्क्ड जगह नहीं है, ये ना कोई बीच है, ना ही कोई रिजॉर्ट और ना ही कोई सेल्फी पॉइंट। ये बस एक पतली सी सड़क है जो रबर प्लांटेशन और नारियल के घने पेड़ों के बीच से निकलती है। दिन के वक्त ये रोड बिल्कुल आम लगती है, लोग गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है इस रोड का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। यहाँ के लोकल्स लोग कहते हैं कि अगर इस रास्ते पर रात को चलना पड़ा तो सीधे निकल जाना, मुड़कर मत देखना, और अगर कोई बुलाए तो रुकना मत। 2012 की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था रमेश मेनन। उसकी उम्र करीब 32 साल की थी। प्रोफेशन से वो सप्लाई वैन ड्राइवर था। रमेश का काम था रात के वक्त कोझिकोडे से मलप्पुरम तक रबर शीट डिलीवर करना, इसलिए वो इस रोड से रोज गुजरता था। उसके लिए वजियोरा कोई नई या फिर डरावनी जगह नहीं थी। जब लोग उसे बोलते थे कि इस रोड पे जरा स्पीड बढ़ा लिया करो तो रमेश सिर्फ मुस्कुरा देता था। उसका मानना था जंगल से डर उन्हें लगता है जो पहली बार जाते हैं। उस रात हल्की बारिश हो चुकी थी, सड़क गीली थी, हवा में नमी थी जो सांस लेने पर महसूस होती है। टाइम था रात के 11:35। जैसे ही रमेश वैन लेके वजियोरा के कोकोनट बेल्ट के पास पहुंचा, उसकी नजर रोड के लेफ्ट साइड पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, कपड़े साफ थे, बाल खुले हुए थे। वो भीगी हुई नहीं लग रही थी, जैसे बारिश उस तक पहुंची ही ना हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पैर रोड की तरफ नहीं थे, वो नारियल के पेड़ की तरफ मुंह करके खड़े थे। केरला में रात के वक्त अकेली औरत दिखना कोई आम बात नहीं थी। रमेश ने गाड़ी धीमी कर दी, विंडो को नीचे करके बोला, अक्का ओके आनो। औरत ने सिर उठाया, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, ना डर ना गुस्सा ना कोई परेशानी, बस एक अजीब सी थकान बड़ी शांति। उसने नॉर्मल से आवाज में कहा, बस स्टैंड थोड़ा आगे है क्या? आवाज में कोई जबरदस्ती नहीं थी, ना कोई सडक्शन, बस एक ऐसी आवाज जो कोई रोज पूछता हो। रमेश ने हाथ से आगे की तरफ इशारा कर दिया तो उस औरत ने कहा, मुझे चलना मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा यहीं रुक सकते हो? और उसने पास के नारियल के पेड़ पे इशारा किया। रमेश ने वैन साइड में रोकी लेकिन इंजन बंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा आसपास का जंगल बिल्कुल शांत हो गया, ना कीड़े ना हवा ना पत्तों की सरसराहट, सिर्फ खामोशी। वो औरत धीरे से चलकर आई, पर रमेश ने तब तक एक बात नोटिस कर ली थी कि उसके कदम की आवाज ही नहीं आ रही थी। पैर जमीन को छू रहे थे लेकिन वजन महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कोई चीज सिर्फ दिख रही हो, चल नहीं रही हो। वो वैन के बिल्कुल पास आ गई। तब रमेश ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, ना कोई हेडलाइट्स, ना वैन का ना रमेश का, बस काला, गहरा काला, जैसे रात अंदर भरी हो। उसने धीरे से बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। और वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गई, सीधी पीठ, हाथ घुटनों पर, बिल्कुल मूर्ति की तरह। रमेश का गला सूखने लगा, उसके हाथ स्टेयरिंग पर कस गए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, बस थोड़ी देर और। वो इंजन बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर उसके बालों पर गई। उसके बाल पेड़ों के ट्रंक पर घुस रहे थे, जैसे बाल और पेड़ अलग चीज ना हो। उसी पल रमेश के दिमाग में एक शब्द उभरा,
यक्षिनी। उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। यक्षिनी चलती नहीं, वो जगह बदलती है। रमेश ने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबाया। वैन तेज आगे बढ़ गई। उसने एक बार रियर मिरर में देखा। वो औरत अब भी पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा सामने नहीं था। उसकी गर्दन पूरी पीछे मुड़ी हुई थी। उस रात के बाद रमेश ने कभी वजियोरा का रास्ता नहीं लिया, और आज भी मलप्पुरम के लोग कहते हैं वजियोरा में अगर रात को कोई औरत दिखे तो याद रखना, यक्षिनी मदद नहीं मांगती, वो सिर्फ ये देखती है कि तुम रुकते हो या नहीं। ये तो रही केरला की एक कहानी, लेकिन सच ये है केरला अकेला नहीं है। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कोंकण के जंगल, कर्नाटका के फॉरेस्ट रोड और कुछ हिली रीजन्स, वहाँ भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक औरत देखी, कभी रोड साइड, कभी पेड़ के नीचे, कभी अकेली खड़ी। और हर जगह एक चीज कॉमन थी, वो औरत पहले डरावनी नहीं होती, ना उसका चेहरा भयानक होता है, ना कोई गुस्सा, ना शरीर में कोई अजीब ट्विस्ट। वो पहले खूबसूरत होती है। और यहीं से सबसे पहला सवाल उठता है, यक्षिनी हमेशा सेडक्टिव क्यों होती है? वो सीधा डर क्यों नहीं दिखाती? इसका जवाब पैरानॉर्मल से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा है। इंसान का पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है फियर। अगर कुछ डराता है तो दिमाग हमेशा अलर्ट हो जाता है, बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड में चली जाती है। लेकिन एक चीज जो इंसान का डिफेंस नहीं, कमजोरी होती है, डिजायर। जब इंसान डिजायर महसूस करता है तो दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। यक्षिनी ये जानती है, इसलिए वो पहले डर नहीं बनाती, वो पहले अट्रैक्शन बन जाती है। तुम उसे देखते हो, रुकते हो, सोचते हो, और जैसे ही तुम सोचना शुरू करते हो तुम उसके बाउंड्री में जा चुके होते हो। लोक कथाओं के मुताबिक यक्षिनी का काम होता है इंसान के अंदर के उस हिस्से को जानना जो नॉर्मली कंट्रोल में रहता है। वो हिस्सा जो कहता है एक बार रुक जाता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ, हर चीज इतनी भी खराब नहीं होती। यक्षिनी कभी जबरदस्ती नहीं करती, वो मौका देती है, और जो रुक जाता है वो खुद डिसाइड करता है बाउंड्री क्रॉस करने को। इसलिए यक्षिनी की खूबसूरती एग्जैजरेटेड नहीं होती, वो मॉडल जैसी नहीं दिखती, ना कोई फेरी जैसी चमकती है। वो फेमिलियर होती है, ऐसी औरत जो तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी, ऐसी आवाज जो तुमने पहले भी सुनी होगी, ऐसी मुस्कान जो तुम्हें सेफ लगती हो, क्योंकि अगर वो अजीब होती तो तुम दूर रहते, लेकिन वो नॉर्मल लगती है, और नॉर्मल चीजें ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। लोक कथाओं में एक और बात कॉमन मिलती है, यक्षिनी हमेशा पहले नजर से शिकार नहीं करती, वो वेट करती है, देखती है। तुम मुड़ के देखते हो, तुम मुड़ के देखोगे या नहीं, तुम सवाल पूछोगे या नहीं। यक्षिनी के लिए सबसे बड़ा सिग्नल होता है तुम्हारा रुकना। उसके बाद वो तुम्हें टच करे या ना करे, उसका कंट्रोल शुरू हो चुका होता है। इसलिए लोग कहते हैं यक्षिनी को सबसे पहले तुम्हारी आंखों से एंट्री मिल जाती है, आंखों के बाद दिमाग, और दिमाग के बाद तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सिस्टम। इस स्टेज पर ना मंत्र काम आते हैं, ना लॉजिक, ना स्ट्रेंथ, सिर्फ एक चीज काम आती है, रुकना या चिल्लाना। और अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई है कि यक्षिनी डर से पहले डिजायर को तोड़ती है और अट्रैक्शन उसका पहला वेपन होता है, तो अगला सवाल ये बनता है, अगर यक्षिनी सच में एग्जिस्ट करती है तो उसके नियम क्या है? वो कौन सी जगह सबसे ज्यादा मिलती है? कौन शिकार उसका सबसे पहले होता है? और सबसे जरूरी, क्या उससे कोई बच भी सकता है, या फिर जो रुक गया वो पहले ही हार जाता है? लोग अक्सर सोचते हैं कि यक्षिनी जैसे कॉन्सेप्ट पुराने किताबों तक ही सीमित होंगे, मंदिरों के दीवारों में बंद, लोक कथाओं में कैद। लेकिन सच ये है 2000 के बाद भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहाँ पे लोग ने दावा किया है हमने उसे देखा है। ना कोई पुराना जंगल, ना कोई कहानी का हीरो, बस नॉर्मल लोग, नॉर्मल रास्ते, और एक ऐसी मुलाकात जो जिंदगी भर याद रहे। पहला था 2014 का केस। केरला तमिलनाडु के पास एक हाईवे स्ट्रेच है जहां रात को ट्रैफिक काफी कम होता है। एक प्राइवेट कैब ड्राइवर, नाम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ, रात के लगभग 1:20 पर कोयम्बटूर की तरफ जा रहा था। एसी चल रहा था, रेडियो ऑफ था, रोड बिल्कुल खाली थी। अचानक उसने देखा रोड के बिल्कुल एज पर एक औरत खड़ी थी, डार्क कलर की साड़ी, बाल खुले हुए, हाथ सीधे सीधे लटके हुए। ड्राइवर ने पहले इग्नोर किया, पर जैसे वो पास आया औरत ने सिर उठाकर देखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्लियरिटी थी, ना कोई डर, ना कोई घबराहट, बट ऐसे कि जैसे वो जानती हो कि ड्राइवर रुकेगा। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, और उसकी ये पहली गलती थी। औरत ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा आगे छोड़ दोगे? आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, ना भरी हुई, ना सेड्यूसिंग, बस कंफर्टेबल। ड्राइवर ने मिरर में देखा उस औरत का रिफ्लेक्शन, मिरर में था ही नहीं। उस वक्त ड्राइवर का दिमाग फ्रीज हो गया। उसने बिना कुछ बोले एक्सीलरेटर फुल दबाया, और बाद में जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने सिर्फ एक बात कही, वो औरत रोड पर खड़ी नहीं थी, वो रोड का हिस्सा लग रही थी।
दूसरा केस आता है 2018 में। रिसोड डिस्ट्रिक्ट का एक पुराना देवी मंदिर के पीछे एक नैरो पाथ है जो जंगल की तरफ जाती है। लोकल लोग कहते हैं शाम के वक्त उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। एक यंग कपल न्यूली मैरिड मंदिर के दर्शन के बाद उस रास्ते से वापस जाने लगे। लड़के ने नोटिस करा एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा शांत। उसकी वाइफ ने कहा इस वक्त यहाँ कौन खड़ा होता है, और जैसे ही उसने ये सेंटेंस बोला औरत ने उस लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराई। और मुस्कुराहट कोई वार्म नहीं थी, बस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे वो कह रही हो तुम मुझे पहचान जाओगी। उस रास्ते पर जो दिखता है वो मदद मांगने नहीं आता। उस रात के बाद वो कपल कभी उस मंदिर के पास गया ही नहीं। फिर एक केस आता है 2021 का। केरला के एक सेमी अर्बन एरिया में एक फ्यूल स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। फुटेज में दिख रहा था रात के 2:10 पर एक बाइक रुकी थी। राइडर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वो साइड में स्टैंड लगाता है और अपना फोन चेक करता है। तभी फ्रेम के कॉर्नर में एक फीमेल फिगर दिखाई देती है। वो चलती नहीं, वो स्लाइड करते हुए फ्रेम के बीच में आ जाती है। बाइक राइडर अचानक स्टिफ हो जाता है। नेक्स्ट 6 से 7 सेकंड के लिए वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। और वो अचानक से अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है और बिना डायरेक्शन देखे फुल स्पीड में निकल जाता है। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया क्योंकि जो सीसीटीवी में फिगर दिखाई देती है उसका शैडो ग्राउंड पर नहीं था। इन सारे मॉडर्न साइटिंग में कुछ चीजें कॉमन है। एनकाउंटर हमेशा रात में होता है, जगह हमेशा सेमी आइसोलेटेड होती है, औरत हमेशा काम होती है, कोई चेज नहीं करता, कोई वायलेंस इमीडिएटली नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है, डिसीजन का प्रेशर। तुम रुकते हो या आगे बढ़ते हो। यक्षिनी आज भी वही करती है जो सदियों से करती आ रही है। ये सिर्फ कुछ केसेस हैं जो सामने आए हैं, पर कितने ऐसे हैं जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए, क्योंकि हर कोई ये मानकर नहीं जी पाता कि उस रात वो जो दिखा वो इंसान नहीं था। अब तक जो तुमने सुना या तो वो फोकलोर था या फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर यक्षिनी सिर्फ एक कहानी होती तो इतने लोग एक जैसे सिम्टम्स क्यों बताते? और अगर ये सब सच होता तो साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करती? यहीं से साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल एक दूसरे से टकराते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रात, डार्क आइसोलेशन, डार्क फॉरेस्ट, अननोन फीमेल प्रेजेंस, ये सब मिलकर ह्यूमन ब्रेन को हाइपर अलर्ट मोड में डाल देता है। इस स्टेज में दिमाग इमेजिनेशन एम्पलीफाई करता है, पेरिफेरल विजन डिस्टॉर्ट होती है, फेमिलियर चीज भी अनफेमिलियर लगती है। इसे कहते हैं नाइट टाइम परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। और जब इसमें ऐड होता है सेक्सुअल सप्रेशन, डिजायर, क्यूरियोसिटी, फियर, तो ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट करता है जो बिल्कुल रियल लगता है। साइंस इस टॉपिक को यही क्लोज कर देती है। लेकिन अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन होता तो फिर लोग सेम वर्ड्स यूज क्यों करते? सेम पैटर्न क्यों मिलता? सेम पोस्चर, सेम स्माइल, सेम बिहेवियर क्यों डिस्क्राइब होता? और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लोग वापस ही क्यों नहीं आते? साइकोलॉजी डिसअपीयरेंसेस एक्सप्लेन नहीं करती, पैरानॉर्मल रिसर्च इसे एक अलग एंगल देता है। उनके मुताबिक यक्षिनी डायरेक्ट अटैक नहीं करती, वो पहले कंट्रोल स्टैब्लिश करती है। और कंट्रोल का सबसे आसान रास्ता होता है डिजायर। फियर से इंसान भागता है, डिजायर से इंसान रुकता है। यक्षिनी इसलिए सिड्यूस करती है, स्माइल करती है, इसलिए मदद नहीं मांगती, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा पॉज, और जैसे ही तुम सोचने लगते हो 1 मिनट रुक जाते हो, यहीं पर तुम्हारा डिफेंस टूट जाता है। साइकोलॉजी के पास प्रूफ नहीं है डिसअपीयरेंसेस का, पैरानॉर्मल के पास प्रूफ नहीं है एग्जिस्टेंस का, लेकिन दोनों एक बात मानकर चलते हैं, विक्टिम अक्सर वार्न नहीं करता। और यही सबसे क्रीपी बात है। जो लोग सरवाइव कर जाते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो कहते हैं अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, और खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस को सप्रेस कर देते हैं। और जो लोग बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं उनके केस में सिर्फ कहानी बचती है। अब एक लास्ट पॉसिबिलिटी सोचो, अगर यक्षिनी सिर्फ इल्यूजन है तो हर जगह सेम टाइप का इल्यूजन क्यों? और अगर वो रियल एंटिटी होती तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने क्यों आती है जो अकेले हैं? शायद यक्षिनी बाहर से ज्यादा इंसान के अंदर होती है, एक फोर्स जो तब तक एक्टिव होती है जब हम अपने गार्ड नीचे कर लेते हैं। लोग कहते हैं यक्षिनी रात को निकलती है, पर शायद वो हमेशा वहां होती है जब तुम एक्टिव होते हो और अपने गार्ड नीचे कर लेते हो। इसलिए अगला सवाल ये नहीं है कि यक्षिनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, असली सवाल ये है कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम रुकोगे या चल दोगे? अगर इस वीडियो के बाद तुमने एक पल के लिए भी अपने आसपास देखा, अगर रात को अकेले चलने के बाद थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगे, तो समझ लेना
कहानी ने काम कर दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ वो राज खुलते हैं जिन्हें लोग महसूस तो करते हैं पर बोलते नहीं। और हाँ, अगली कहानी सिर्फ यक्षिणी की नहीं होगी, शायद उस चीज पर होगी जो अभी तुम्हारे पीछे खड़ी है।